हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप लोगों से मैंने काफ़ी समय पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उसके बारे में बात किए और एक इम्पोर्टेंट डेट भी पास हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो जो है बना के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस टाइमली। गाइस, इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, so let's come to the main topic। तो गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो धमकी दिया था UVARCL को, अब ये आपको पता होना चाहिए कि UVARCL है क्या। UVARC ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एयरसेल को एक्वायर करने के लिए सबसे ज़्यादा बिड इसी ने दिया था। तो यहाँ पे इस कंपनी को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से धमकी दिया गया था कि आप इनका जो लाइसेंस है, यानी जो जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उन सभी का जो लाइसेंस होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। वो जब चाहे तब उसको कैंसिल भी कर सकता है, जब चाहे तब उसे इशू भी कर सकता है। तो यहाँ पे इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस बात को लेकर के धमकाया था आरबीआई ने कि अगर आप ज़्यादा मनमानी करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में UVARCL ने चैलेंज किया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने UVARCL के फेवर में फ़ैसला सुनाया था और एक तरीके से देखा जाए तो आरबीआई को एक थोड़ा सा झटका दिया था। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उससे कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि मैं देखिएगा मैं आपको किस तरीके से कनेक्ट करके समझाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ पहले से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरी बात पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना तरीका है सोचने का, जो पूरी तरीके से गलत हो सकता है। आप चाहें तो उसको एग्री कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप उससे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। एनालिसिस को पहले सुनिए, समझिए और फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले आप ये हेडिंग देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई टू कंसीडर पैरिटी बिटवीन आईबीसी एंड साराफेसी एक्ट। इसको समझने से पहले मैं आपको पीछे लेके चलूँगा, यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। गाइज़, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी UVARCL ने एयरसेल को जब NCLT की तरफ से जब अप्रूवल दे दिया गया कि UVARCL जो है एक्वायर कर सकती है, तो फाइनली जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यहाँ सिग्नेचर चाहिए होता है, यानी उससे भी एक अलाउंस चाहिए होती है। जब UVARCL ने जब आरबीआई के पास पहुंचा अप्रूवल पाने के लिए, तो आरबीआई ने देने से साफ साफ मना कर दिया और इवन झटका भी दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपकी हिम्मत कैसे हो गई NCLT से अप्रूवल लेने की। आपको पहले सबसे पहले पूछना चाहिए था, NCLT जब अप्रूव कर रहा था तो आपको जवाब देना चाहिए था NCLT की ऑफिस में कि आरबीआई जो है मना कर रहा है। आरबीआई से बिना पूछे आपने NCLT से अप्रूवल कैसे ले लिया। तो इसी बात को लेकर के आरबीआई काफ़ी नाराज़ था और जिसको लेकर के धमकाया था कि ज़्यादा अगर आप उछलोगे तो मैं आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर दूंगा। तो फिर इसी को लेकर के जो है दिल्ली हाई कोर्ट में UVARCL रुकता थोड़े है। UVARCL इनका सुनेगा क्यों? UVARCL दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है और वहाँ पे फिर जस्टिस नवीन चावला जो है ये आरबीआई के अगेंस्ट जो है आरबीआई के ऑर्डर को इलीगल बताते हुए
UVARCL को फेवर किया था, एक राहत दिया था। तो गाइस यहाँ सबसे पहले समझिए कि सारफेसी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में सारफेसी एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सारफेसी एक्ट जो होता है वो क्या करता है कि ये किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को जो किसी लेंडर से, ठीक है, किसी लेंडर से उसके स्ट्रेस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं, या दूसरे शब्दों में समझिए कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की अगर सोच रही हैं किसी ऐसी इनसॉल्वेंट कंपनी के अंदर जो एक रेजोल्यूशन स्टेज पे खड़ी है, जैसे कि आरकॉम हो गया और एयरसेल, ये बेसिकली अलाउ नहीं करता है। ये बेसिकली सारफेसी एक्ट उन लेंडर्स को इस बात के अलाउंस देता है कि वो लेंडर्स अगर चाहें तो जो कंपनी इन रेजोल्यूशन स्टेज में जाके खड़ी है उसकी किसी भी एसेट के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं, वो लेंडर्स का अधिकार है। एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, यस बैंक ने अभी हाल ही में ADAG ग्रुप की एक ऑफिस थी मुंबई के सेंटा क्रूज में, वहाँ पे सारफेसी एक्ट के अंतर्गत ही जा करके इसी के कंट्रोल में जा करके अपना पोजीशन ले लिया था और फाइनली अपना हेड क्वार्टर वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो सारफेसी एक्ट ये अलाउ करता है लेंडर्स को, ना कि किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, राइट। तो यहाँ पे जो RBI का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि सारफेसी एक्ट जो है अलाउ नहीं करता है आपको, तो आपने कैसे कदम उठा लिया, राइट। जबकि यहाँ पे इन दोनों कंपनीज़ के लिए जो ये आपका UVARCL है, इसका बोलना है कि मैं IBC के रूल को फॉलो कर रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रूल को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मुझे साफ साफ अलाउ करता है कि हम किसी भी इंसॉल्वेंसी स्टेज पे खड़ी हुई कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसके एसेट को हम बाई कर सकते हैं, राइट। तो इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में क्लैश हुआ है, यानी UVARCL IBC का पक्ष ले रहा है, RBI सारफेसी एक्ट का पक्ष ले रहा है। तो इन्हीं दोनों बातों को सुनते हुए जस्टिस नवीन चावला ने एक सजेशन दिया था RBI को और सेंटर को। अब आप इस मेन पॉइंट के ऊपर आइए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सलाह दिया था सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और RBI को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसी में आ जाएगी। और यहाँ पे इन दोनों को सलाह दिया था कि आप कुछ ऐसा लेके आओ जो IBC और सारफेसी एक्ट में पैरिटी आए, दोनों एक दूसरे के क्लैश कर रहे हैं, ऐसा कुछ ले आओ जो दोनों एक दूसरे को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करें, ओके। तो इसी को ले के चलते गाइस यहाँ पे आप देखिए 18 अप्रैल की डेट दी गई थी। जी हाँ, 18 अप्रैल तो निकल गया ना, आपको पता है ना, आज 26 अप्रैल है, ओके। तो 18 अप्रैल 2021 की डेट दी गई थी और इस डेट तक जो है RBI को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, इन सभी को रिप्लाई करना था, रिस्पॉन्स करना था। ये देखिए ना, द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सबमिट इट्स रिस्पॉन्स बाई अप्रैल 18। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, the court has advised the Ministry of Finance and RBI to come up with their views on the matter and consider bringing consistency in these two laws, right। तो यहाँ पे आपको क्या आइडिया लगा, यहाँ से पता चलता है कि सेंटर को और फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI को, इन सभी को 18 अप्रैल तक जो है अपना जजमेंट पास करना था इस दोनों के बीच में एक एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। ऐसे इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो क्या यहाँ से एक इस बात की, क्या यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, क्या यहाँ से एक हमें एक चाल दिखाई दे रही है, एक दाल में कुछ काला जैसा नज़र नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद सेंटर को ये बात पहले से पता हो, क्योंकि NCLAT के हाथ में जो NCLAT ने जो जजमेंट पास किया है
वो सेंटर को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। सेंटर मतलब डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं ये बात सेटिस्फाई करती है। तो शायद सेंटर को ये बात पहले से पता थी कि NCLAT अपना जजमेंट जो है इसके अगेंस्ट पास करेगा, तो फिर इस बात का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है डिस्कनेक्ट हो रही है, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है दिमाग में, जो एक तरीके से देखा जाए तो एक दाल में कुछ काले होने की जैसी सिचुएशन दिख रही है। ऑल्दो मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन हाँ गाइस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अप्रैल 18 तक का टाइम दिया ज़रूर गया था, लेकिन कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा। उसकी सुनवाई की जो डेट है 19 मई 2021 है, यानी नेक्स्ट मंथ जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें 19 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट इसी मुद्दे के ऊपर सुनवाई करेगा। तब तक शायद सेंटर इसके ऊपर फाइल कर दे, यानी सेंटर तब तक अपना जवाब इसके ऊपर दे दे। तो गाइज़ मुझे लगा कि ये पॉइंट आप लोगों के साथ भी जो है डिस्कस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि NCLAT जो जजमेंट पास कर रहा है वो जजमेंट किसी भी तरीके से UVARCL के फेवर में नहीं है, वो बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट है, यानी डॉट के फेवर में है। डॉट के फेवर में है मतलब RBI के भी फेवर में हुआ। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि सेंटर और RBI को पहले से पता था कि डॉट जो कुछ पेश कर रहा है वो उसमें विन करेगा, शायद ऐसा हो सकता है। मैं अपनी बात को अपने हाथ में लेता हूँ, क्योंकि मेरी बात पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है, पूरी तरीके से सही भी हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ मैं डिसाइड नहीं कर सकता। गाइज आपको कैसा लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। So this is all in this video. Take care of yourself. See you next time.